आपको मैं बताने वाली हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो जुलाई के इनफ्लोज हैं उनका आंकड़ा आ गया है, यानी जुलाई के महीने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना पैसा निकाला गया म्यूचुअल फंड से, ये डेटा अब आ चुका है। एम्फी का मंथली डेटा हमें बता रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में 15% की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई में एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 24,697 करोड़ का नेट इनफ्लो आया, जो कि जून के मुकाबले कम। जून में हमने देखा था 28,973 करोड़ का इनफ्लो देखा था, तो यानी 4,276 करोड़ की कमी जो है दिख रही है बिटवीन जून टू जुलाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन अब बात करते हैं कि कैटेगरीज में क्या एक्शन रहा। तो कैटेगरीज में भाई स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो हीरो रहे। सबसे ज्यादा पैसा यहीं आया है, 7,767 करोड़ से ज्यादा। मिड कैप नंबर 2 6,192 करोड़, और लार्ज कैप यहाँ पर माइनस, ये आउटफ्लो है, -1,322, यानी लार्ज कैप से पैसे निकाले गए हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं जो एक सबसे पॉपुलर कैटेगरी रहती है फ्लेक्सी कैप की। एक नया इन्वेस्टर जब आता है तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप एक आसान शुरुआत के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ा है, जुलाई के महीने में घटा है। जुलाई में 4,709 करोड़ का इनफ्लो आया, जो कि जून में 5,000 करोड़ से ज्यादा का था। इसी तरह सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में भी हम इनफ्लो में गिरावट देख रहे हैं एज कंपेयर टू जून, मंथ ऑन मंथ। जुलाई में इनफ्लो जो है 1,469 करोड़ रहा, जो कि जून में जून के मुकाबले जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जून में 1,469 जून में रहा था, और जुलाई में है 1,328। ओके, तो यहाँ भी मोमेंटम कम होता हुआ। लेकिन मोमेंटम कहाँ नजर आ रहा है? तो भाई डेट फंड्स में जबरदस्त पैसा आया है। डेट फंड्स में 1.87 लाख करोड़ का नेट इनफ्लो आया है, और जून में अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो वहाँ पर हमने आउटफ्लो देखा था, पर जुलाई में हम डेट फंड्स में इनफ्लो देख रहे हैं। यहाँ पर सेंटिमेंट तगड़ा डेट फंड्स के इनफ्लो में। लिक्विड फंड्स शानदार प्रदर्शन, 1.19 लाख करोड़। ओवरनाइट फंड्स 40,000 करोड़ प्लस। मनी मार्केट फंड्स यहाँ पर भी 21,180 करोड़ जो है आया है। अब बात कर लेते हैं सिप के नंबर्स। तो मार्जिनली अप है एज कंपेयर टू जून। 31,961 करोड़ का जुलाई में सिप कंट्रीब्यूशन रहा है, जून में इससे थोड़ा सा कम था। तो अब जो है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो हो चुका है 85.75 लाख करोड़ का, यानी जून के अंत में जहां हम 82 लाख करोड़ का AUM देख रहे थे, वहां ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ की बढ़त नजर आ रही है। तो इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, और इस डेटा को डिकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कंप्लीट सर्कल के पार्टनर विकास पुरी। विकास, वेलकम टू मनी 9। स्मॉल कैप और मिड कैप में तगड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, और लार्ज कैप में जो हम मूड सेंस भी कर रहे थे वहां से हमने आउटफ्लो देखा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? लार्ज कैप और मिड कैप की फिर से लग रहा है वापसी हो रही है, माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप की। धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए प्रियंका जी, जब हम पूरे निवेश की अगर बात करते हैं तो वो 3 चीजों पे टिका होता है। एक हो गया आपका कि कॉर्पोरेट की तरफ से क्या एक्शन या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा हो गया कि फंड मैनेजर्स की तरफ से क्या एक्शन और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और तीसरा होता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ से किस तरीके का एक्शन या इनफ्लो आ रहा है। तो ये 3 चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी एक जो आप कह सकते हैं फंड्स की जो डायरेक्शन होती है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो तय करने में। अब हम अगर पहला ले लें कि कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से या कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स होती हैं वो एक काफी हद तक डिफाइन करती है कि किस तरीके से जो है स्टॉक्स की एक डायरेक्शन बनेगी, और वो स्टॉक्स की डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें, पहले हम कॉर्पोरेट के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो लार्ज कैप की अर्निंग्स ऑल्दो इंप्रूव हुई हैं, बट स्मॉल कैप हैज बीन द विनर। तो स्मॉल कैप में अर्निंग काफी अच्छी आई है, रेवेन्यू के हिसाब से भी कह लें अगर आप, या प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी कह लें। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक एग्रीगेट लेवल पे अगर स्मॉल कैप्स आर डूइंग बेटर देन लार्ज कैप एंड मिड कैप, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक भागेंगे तो वो फंड्स अच्छा करेंगे, वो फंड्स अच्छा करेंगे तो इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ जाएगा, और जब कोई तेजी की तरफ हो तो इन्वेस्टर्स के पैसे का फ्लो भी वहां बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इसीलिए देखेंगे कि स्मॉल कैप हैज बीन द विनर, एंड कहीं ना कहीं लार्ज कैप में वो आप 2 साल से देखेंगे
ऑल्दो अर्निंग पोटेंशियल या अर्निंग जो है इंप्रूवमेंट हो रही है, बट उस तरीके की नहीं हो रही है, डबल डिजिट क्रॉस नहीं हो रहा, जहां पे एक आप कह सकते हैं एफआईआईज का भी जो रुझान है वो इंडिया की तरफ आए। बिकॉज लार्ज कैप का अगर हम बात करें तो एफआईआईज उसको थोड़ा सा ड्राइव करती हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, या एक या दो क्वार्टर और इंप्रूवमेंट होगी तो एफआईआईज जो है वापस इस तरफ आएंगी। और जब वापस एफआईआईज आएंगी तो लार्ज कैप आपके स्टॉक्स थोड़े से मूवमेंट करना शुरू करेंगे, बिकॉज इन्फ्लोज आ रहे होंगे तो बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दूसरे लोगों का भी ध्यान इस तरफ चला जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि तीन चीजें, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, उसके हिसाब से ही फंड मैनेजर किस तरीके से वो अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, और तीसरा इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि कहां पे हमें मोमेंटम या पैसा बन रहा है, वहां उनका जो है फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, सो लार्ज कैप में देखिए एफआईआईज का जो है लगातार निकलना वो इम्पैक्ट डाल रहा है, और इसीलिए और अर्निंग्स थोड़ी सी बेटर स्मॉल और मीडियम कैप वाली कंपनियों की, और वहाँ पर रुझान भी बढ़ा। लेकिन मार्केट में भी हमें दिख रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी एक अच्छा खासा हाई बनाया था अभी 1-2 महीने पहले। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम एक टर्न अराउंड देख रहे हैं। आज के दिन को छोड़ दें, आज थोड़ा मार्केट जो है फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के दबाव में नजर आए, पर ओवरऑल स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में जो एक्शन दिख रहा है विकास, तो अभी जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, क्या ये सही समय है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो एसआईपी रूट से आ रहा है, उसके लिए कोई भी समय खराब नहीं है। बिकॉज आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं ये इंतजार करके कि कब स्मॉल कैप मिड कैप गिरेगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं वो बस मिस कर देंगे अपनी। तो बेटर यही होता है कि जब जागें तब सवेरा। आज अगर आपने शुरुआत करनी है तो आज आप जरूर शुरुआत करें। और एसआईपी और देखिए, मेरी सिप मेरा सवाल ये शो ही सिप के ऊपर है कि हमें सिप जो है वो अपनी कब करनी चाहिए, कब बंद करनी चाहिए। और हमारा आंसर यही होता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो आप टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। आप खुद देखें कि मैं कितना टाइम स्पेंड कर सकता हूं मार्केट में, तो सिप आप बिल्कुल शुरू करें। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में ही करें, तो आंसर नो होता है। रीजन बीइंग कि पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो पैसा है उसका पर्पस क्या है। अगर वो आपका पैसा जो है महज 2 साल 3 साल का टाइम होराइजन के हिसाब से है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका वो टाइम होराइजन 8-10 साल के ऊपर का है, 15 साल 20 साल वाला जो आपका लक्ष्य होता है, कोई गोल है, तो उसमें आप डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट करें। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य मान लीजिए 5 साल में आने वाला है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इक्विटीज में, तो फिर आप सिर्फ प्योर लार्ज कैप की तरफ जो है अपना रुझान रखें। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि मेरे गोल्स क्या है, मेरी रिस्क एपिटाइट कितनी है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। क्योंकि रिस्क का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट एकदम से खराब हो गई तो आपका हो सकता है पोर्टफोलियो 5% 10% जो ड्रॉप हो जाए। तब आपके अंदर एक एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, और तब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको पैसे की जरूरत तो 1 साल या 1.5 साल में थी और आपने पैसा जो है इक्विटीज में डाल दिया। इसीलिए हम वो लॉन्ग टर्म जो बात करते हैं, वो आइडिया यही होता है कि बीच में कहीं अगर 1 साल 2 साल में बाजार खराब हो गया तो आपका पैसा अटक सकता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि अगर आपका 5-7 साल या 10 साल का टाइम होराइजन है, अगर एक खराब साइकिल आ गया मार्केट का, वो भी निकल जाएगा, और फिर एक अच्छा साइकिल जब शुरू होगा उसमें भी आपके पास 2-3 साल हो, ताकि आप अच्छा पैसा बना के बाहर निकलें। ये डेट फंड्स, यहाँ पर हमने देखा 1.87 लाख करोड़ जो है लोगों ने ये जो मीडियम टर्म्स लिक्विड फंड्स वाले, जो शॉर्ट टू लिक्विड फंड्स जो होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए। सो ये डेट फंड्स में वापसी हम देख रहे हैं। मई में तो हमने आउटफ्लो देखा था, जून में इसके मुकाबले हमने देखा था कि कम ही पैसा था, पर जुलाई में क्या बात है, डेट फंड्स की किस्मत जो है पलटती हुई। शायद वो ट्रेंड भी दिखा रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि फटीग है कि इतना इतना इंतजार नहीं हो पा रहा कि इक्विटीज कैसी करेंगी, और कुछ ऐसा भी होता है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कब दूर होगी। और अगर आप किसी वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या इससे आप नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा देखने लग जाते हैं, तो आई थिंक वो एक डर का माहौल भी बन जाता है। तो इन्वेस्टर सोचते हैं कि एक सेफ हेवन लिया जाए। हालांकि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ओवरनाइट फंड्स होते हैं प्रियंका जी, वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पैसा उसमें आता है। तो अगर आप रिटेल का पैसा देखेंगे डेट साइड पे, तो जिन लोगों को इक्विटीज में निवेश करना होता है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स होते हैं। इन कैटेगरी में ज्यादातर उनका पैसा ये कैटेगरीज में आता है। तो बट हाँ, डेट फंड में अगर आप देखें इनफ्लो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनका कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा शेक हुआ होगा, या अभी उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट में वो पार्टिसिपेट कर पाए, तो इसलिए वो डेट की होल्डिंग हो सकता है बढ़ रही है उनकी। और क्या यही एक वजह कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो को कम होते हुए देख रहे हैं? 15% का डिप है इक्विटी में,
पर वहीं पर डेट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस एसआईपी अभी भी बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, मार्जिनली अप है 31,961, जो कि पिछले महीने 31,781 थे। सो एक तो ये इक्विटी में डिप, यानी मार्केट को लेकर अभी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग दूर रह रहे हैं। सिर्फ वही मेंटेन रही है, यानी नया पैसा ज्यादा नहीं आया है। स्टिप स्टॉपेज कम हुई है, वैसे 80% के आसपास कुछ दिख रहा है। राइट। तो दो चीजें होगी। अभी आप देखें कि इन्वेस्टर्स इतने सेवी हो गए हैं कि जो सिप है वो बंद नहीं कर रहे, तो ट्रेंड वो बरकरार है उनका। और सिप स्टॉपेज रेशो भी कम है, तो अगेन ये दर्शाता है कि मतलब कॉन्फिडेंस जो है सिप इन्वेस्टर्स का वो शेकअप नहीं हुआ है। और जो आप एक चीज और देखें प्रियंका जी, अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखें तो ओवर लास्ट 1 ईयर आप देखेंगे, एवर सिंस आरबीआई ने जब 5.25% का ब्याज दर किया था, तो उसके सामने अब बैंक्स के भी अगर आप देखें तो फिक्स डिपॉजिट रेट्स कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह गए। तो फिर ये लगता है निवेशकों की। और तीसरा ये भी है कि अगर आप देखें, स्पेशली ये एचएनआई स्पेस में है, रिटेल निवेशकों में उतना नहीं होगा कि अगर आप एफडी करते हैं तो आपको वहां पे 30% या जो भी आपकी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको वो इनकम काउंट होती है। यही अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ जाते हैं तो इनकम वहां पे भी होती है, बट वहां पे आपको एक सेट ऑफ का चांस मिल जाता है। या आर्बिट्राज फंड में आएंगे तो वहां पे कैपिटल गेन वाला हो गया, क्योंकि आपका इक्विटी का टैक्सेशन होता है वहां पे। तो बहुत सारे जो सेवी एंड एचएनआई सेगमेंट होता है वो प्रेफर करते हैं इधर डेट म्यूचुअल फंड्स और आर्बिट्राज काइंड ऑफ फंड्स ओवर फिक्स डिपॉजिट्स। तो वो भी एक ट्रेंड होता है कि अगर मान लीजिए जो एचएनआईज है, अल्ट्रा एचएनआईज है, उनको भी ये हो सकता है, लगता हो कि मार्केट में बड़ा पैसा जो हमने डालना है वो हम थोड़ा सा एसटीपी रूट से जाएंगे या एक साथ नहीं करेंगे, तो इसीलिए डेट की तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिवनेस हो गई है। बट रिटेल निवेशक जो है, जिनको ये टैक्सेशन वाला इतना बड़ा इशू नहीं है, या अभी उनका इतना बड़ा कॉर्पस नहीं है जहां पे वो एक होता है कि रिस्क कैपिटल होती है वो बनाना जरूरी होती है, तो अब वहां पे अगर उनको लगता है कि अभी उतना कॉर्पस इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे बहुत घबराना चाहिए, तो वहां आप देखेंगे कंटिन्यूटी बनी हुई है। और थर्ड पॉइंट, ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टर्स की बात देखें तो क्योंकि स्मॉल कैप के अर्निंग नंबर्स अच्छे आ रहे थे, स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे, तो वहां पे इनफ्लो आप देखेंगे बढ़ा है। अगर इक्विटीज में भी देखेंगे तो लार्ज कैप की तरफ जो है इनफ्लो कम हुआ है। ओके फाइन, चलिए। तो अब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या कहना चाहेंगे, अभी उनको क्या कहना चाहेंगे इस जुलाई के डेटा के बिहाफ पे, कि उनको अभी क्या करना है? क्योंकि इक्विटी में हाथ तो रोक रहे हैं, ठीक है, लार्ज कैप के बजाय स्मॉल कैप और मिड कैप को प्रेफर कर रहे हैं, पर आप कह रहे हैं भाई स्मॉल कैप और लार्ज कैप आप तभी चुनिए जब आपका लंबा टाइम होराइजन है। सो अभी जो मार्केट का मूड है, ओवरऑल जो आउटलुक आप की तरफ से क्या होगा विकास? और एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा डेडिकेटेडली यहाँ पेशेंटली डाल रहा है लंबे समय से, उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए, 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। एक कि मंथली डेटा आ रहा है, क्वार्टरली डेटा आ रहा है। आज रशिया यूक्रेन में कुछ न्यूज आ गई या यूएस ईरान की कोई न्यूज आ गई, कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी। अब आप उस न्यूज के बेस पे अपने निवेश को ऊपर नीचे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, चला रहे हैं, उसको टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस डिसिप्लिन में रह नहीं पाएंगे। आपको ये सब चीजों को अगर देखा जाइए तो इग्नोर कर देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि मेरी इनपुट वैल्यू जो है या मेरे जो इनपुट हो रही है मेरे इन्वेस्टमेंट की, वो बरकरार रहे। तो आप न्यूज बेस्ड जो कोई इवेंट बेस्ड ये चीजें होती हैं, इसके ऊपर फोकस ना करें। आप एक लार्जर पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर देखें। क्योंकि अगर आप पिछले 20 साल का डेटा निकाल लें तो बहुत सारे ऐसे साल है, जैसे 2008 में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, 2015-16 में गिरावट हुई थी अच्छी खासी, 2018-19 में भी एक टाइम पीरियड था जब थोड़ा मार्केट खराब हो गया। तो आपको ये इस तरीके के साल या क्वार्टर्स या महीने आते रहेंगे, तो इसके जो है इन्फ्लुएंस में आप ना आइए। दूसरा ये हो गया। और तीसरा मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई एक मार्केट कैप चल भी रही है तो अपने पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन रिस्क ना बढ़ाएं, ये सोच के कि अब मिड कैप स्मॉल कैप चल गया है या चल रहा है तो मैं सारा पैसा वहां डाल दूं। अगेन अगर आप 20 साल का डेटा निकाल के देखें तो इसमें से कम 5-6 साल ऐसे होंगे जहां लार्ज कैप विनर रहे, 7-8 साल ऐसे होंगे जहां पे मिड कैप विनर रहे, और 4-5-6 साल ऐसे रहेंगे जहां पे स्मॉल कैप विनर रहे। तो एक चीज आपको दिखाती है, अगर मैंने 20 ईयर्स का डेटा बोला है कि इस 20 ईयर में सब कुछ हो गया, लेमन ब्रदर क्राइसिस भी हो गया, कोविड भी हो गया, और कुछ लड़ाइयां भी हो गई, तो हर तरह की जो आप नेगेटिव न्यूज होती है वो सब हो गई। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे
पिछले 20 साल में अगर किसी ने निवेश बना के रखा है तो उनका एक एवरेज 12-13% के CAGR से पोर्टफोलियो ग्रो किया ही है। तो ये डेटा पॉइंट्स क्या होता है, ये डेटा पॉइंट्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम डे टू डे फ्लक्चुएशन, डे टू डे जो इवेंट्स है उससे इन्फ्लुएंस ना हो, हम अपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको रोके ना, उसको बरकरार रखें। और हम ये भी करें कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर लें कि अगर लार्ज कैप नहीं भी चला है तो इन ऑल फेयरनेस हमारी जो लार्ज कैप की एलोकेशन है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया है कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर बोलते हैं कि मेरे का 100 रुपीज है, 30 मेरे लार्ज कैप में जाते हैं, 40 मेरे मिड कैप में जाते हैं और 30 मेरे स्मॉल कैप में जाते हैं, तो वो अगर आपकी रेशियो है उसको आप मेंटेन करके रखें। अब ये मत सोचें कि 2 साल से लार्ज कैप नहीं चला तो मैं पूरा 100 रुपीज जो है वो 50-50 रुपए मिड और स्मॉल में डाल दूंगा, क्योंकि ऐसा टाइम भी आएगा जब मिड और स्मॉल कैप के जो सेगमेंट होगी वो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान करेगी, मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जैसे हम कई बार बोलते हैं क्योंकि टेक्निकल चीजों से या कंसोलिडेशन होती है किसी सेक्टर की, तो वो भी होती है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके जो है चलना बहुत जरूरी है।